नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के इकाई 11 यानी पाठ 11 के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है पौधों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में जनन से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करना। सबसे पहला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है आपको उस पर सही का केवल निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब है कि नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, परागण, जनन या बीज निर्माण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी निषेचन। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? निषेचन। ठीक है, तो पहले का सही उत्तर एक प्रश्न क का 1 यानी निषेचन। नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। आपको बताना है कि परिपक्व होने पर जो अंडाशय है वह किस में विकसित हो जाता है? बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में या फल में? तो देखिए, परिपक्व होने पर जो अंडाशय होता है यह आपका विकसित हो जाता है फल में। ठीक है, जो अंडाशय होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फल में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर ग है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। अजूबा एक पौधा है, तो आपको बताना है कि अजूबा में नए पौधे का जो निर्माण होता है यानी जो जनन की प्रक्रिया होती है अजूबा में, वह पौधे के किस भाग द्वारा होता है? क्या यह तने द्वारा होता है, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा या पुष्प द्वारा? तो अजूबा एक ऐसा पौधा है जिसमें कि नए पौधे का निर्माण पत्ती के द्वारा ही होता है। आगे इसका फिगर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है यानी नए पौधे का निर्माण करता है वह भाग कौन सा है? पत्ती। ठीक है, तो अजूबा में नए पौधे का निर्माण किस भाग द्वारा होता है? पत्ती द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, प्रश्न घ पे आते हैं। पौधे के जनन अंग कौन से हैं? यानी आमतौर पर जो पौधे हैं तो किसी पौधे से नए पौधे का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है तो मुख्य रूप से वह कौन सी है? जड़ है, तना है, पत्ती है या फूल है? तो पौधे के जनन अंग की जो मुख्य प्रक्रिया है वो फूल से होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि फूल से ही फल का निर्माण होता है और उसमें बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो और जो निषेचन की क्रिया भी होती है वो फूल में ही होती है, इसलिए पौधे के जो जनन अंग है वो मुख्य रूप से क्या माना जाता है? फूल माना जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फूल। पौधे के जनन अंग क्या है? फूल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न अंग है, परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। जो परागण है इसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, परागण कहते हैं, जनन या फल का बनना। तो परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को हम परागण कहते हैं। जो पराग कण होते हैं, ठीक है, पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर से, पराग कण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया यानी स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? परागण। ठीक है, तो यह हो गया हमारे इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जनक पौधों के कायिक भाग का मतलब क्या होता है? कि पौधों के वह भाग जिनसे आप नए पौधे का निर्माण कर सके यानी जिनसे नए पौधे बन सके, वे सभी भाग कायिक भाग कहलाते हैं। अब वो फूल हो सकता है, बीज हो सकता है, फल हो सकता है, पत्ती हो गई, डाली हो गई, यानी जिनसे नए पौधे का निर्माण होगा वह सभी भाग क्या कहलाएंगे? कायिक भाग कहलाएंगे।
ठीक है। तो जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना खाली स्थान जनन कहलाता है। तो इसको हम कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक है। जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। तो इसमें आप कायिक या वर्धी भरेंगे। तो पहले में क्या भरा जाएगा, कायिक या वर्धी। ठीक है। प्रश्न ख है आपका, जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं, यानी या तो नर जनन अंग रहेगा या तो मादा जनन अंग रहेगा, तो ऐसे पुष्प कहे जाते हैं। तो ऐसे पुष्प हमारे एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है। जिन पुष्पों में यानी फूलों में केवल नर जनन अंग रहे या केवल मादा जनन अंग रहे, तो ऐसे पुष्प हमारे एक लिंगी पुष्प कहे जाते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, हमारा एक लिंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ग पे, पराग कोश से, ठीक है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। यह ऊपर भी आया था प्रश्न कि जो पराग कोश से परागकण होते हैं, इनके वर्तिकाग्र पर पहुंचने यानी स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यह कहलाता है परागण। क्या कहलाता है, परागण। ठीक है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहलाती है। तो यहाँ पे भरा जाएगा परागण। ठीक है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का युग्मन खाली स्थान कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। तो इसमें भरा जाएगा आपका निषेचन। ठीक है। अगला प्रश्न है, बीज का प्रकीर्णन वायु द्वारा जल द्वारा भी होता है और खाली स्थान के द्वारा होता है। तो बीज का प्रकीर्णन वायु और जल के द्वारा तो होता ही है, साथ ही जंतुओं के द्वारा भी होता है। तो इसमें भरा जाएगा आपका जंतुओं। बीज का प्रकीर्णन वायु जल और जंतुओं के द्वारा होता है। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर से देख लीजिए, पहले में भरा जाएगा कायिक या वर्धी, दूसरों में एक लिंगी, तीसरे में परागण, चौथे में निषेचन और पांचवें में जंतुओं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह लगाकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। आपको बताना है कि स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, यह सत्य है या असत्य है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह इसी विधि से प्रजनन करते हैं, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही। आगे है कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है। कलम लगाना, जैसे हम गुलाब की कलम लगाते हैं, तो यह एक कृत्रिम वर्धी यानी कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, कृत्रिम वृद्धि से। तो कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है। इसके बाद है इष्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है। तो यह गलत है हमारा, इष्ट में जनन खंडन विधि द्वारा नहीं होता, तो यह गलत रहेगा। आगे है स्त्री केसर पुष्प का नर भाग होता है, यह गलत है। जो स्त्री केसर होता है यह पुष्प का मादा भाग होता है और नर भाग को क्या कहते हैं, पुंग केसर कहते हैं। पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं, पुंग केसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इसलिए यह हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। स्त्री केसर पुष्प का नर भाग है, नहीं है, बल्कि क्या है, मादा भाग है। आगे है पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं। यह बिल्कुल सही है। जो पुष्प के सभी भाग होते हैं वो पुष्पासन पर ही टिके होते हैं, तो यह हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यह आपके सही गलत हो गए। ठीक है, जिसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है और पांचवा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्तंभ क में दिए गए शब्दों को स्तंभ ख से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं कि मिलान किसका किससे होगा स्तंभ क में स्तंभ ख से। सबसे पहले है कली या मुकुल। तो कली या मुकुल जो होता है यह इष्ट में निकलता है। ठीक है, कली या मुकुल किस में होता है, इष्ट में निकलता है, तो इसका मिलान हो जाएगा इष्ट से। आगे है आँख। तो आँख किस में आता है, आलू देखे हैं। ठीक है, बुआई के समय आलू में ही आँखें निकलती हैं, तो आँख किस में निकलता है, आलू में, तो इसका मिलान हो जाएगा आलू से। आगे है खंडन। तो खंडन में स्पाइरोगाइरा में होता है या खंडन विधि से नए पौधे का निर्माण, तो खंडन का मिलान आपका किससे हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा से। आगे है पंख। तो पंख जो होते हैं या मेपिल में निकले होते हैं। ठीक है,
मेपिल जो पौधे होते हैं इसमें क्या निकले होते हैं, पंख निकले होते हैं। तो मेपिल का मिलान किससे हो जाएगा, पंख से। इसके बाद है बीजाणु। तो बीजाणु किस में निकलते हैं, डबल रोटी की जो फफूंद होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। तो बीजाणु का मिलान हो जाएगा डबल रोटी की फफूंद से। ठीक है, तो यह हो गया मिलान। आगे है प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न उत्तर आपके आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन, युग्मन का मतलब संयोग या मिलना। तो नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो मिलने की प्रक्रिया को युग्मन बोलते हैं या संयोग बोलते हैं। तो नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो देखिए प्रश्न में आपको और प्रत्येक का उदाहरण भी देना है। तो प्रश्न लंबा है इसलिए उत्तर भी इसका थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, केवल विधियां पूछे होते तो आप इतना लिख देते चल जाता, लेकिन उसका वर्णन भी करना है और प्रत्येक का उदाहरण भी बताना है, यानी इनके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा और वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है, तो पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा और वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, तो बारी बारी से सबके बारे में लिखेंगे और सबका एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मुकुलन द्वारा। तो अब हम देखेंगे मुकुलन द्वारा कैसे और किन जीवों में होता है प्रजनन। ठीक है, चलिए तो हो गया हेडिंग मुकुलन। एक कोशिकीय जीवों जैसे इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों जैसे इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इष्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई इष्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनन कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। हाइड्रा और इष्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, हाइड्रा और इष्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन। तो यह चित्र है आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन में। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा पहले उभार निकलता है, वही उभार बड़ा हो जाता है और फिर मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह आपका मुकुलन या मुकुल प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने। तो अगली विधि है हमारी खंडन। ठीक है, अगली विधि हमारी क्या है, खंडन है। तो जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। ठीक है, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल जो होते हैं वह इस विधि से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारी कौन सी विधि, खंडन विधि। ठीक है, और दोस्तों यह रहा चित्र आपका स्पाइरोगाइरा, यानी एक शैवाल है जिसमें देख रहे हैं आप पहले इतनी बड़ी कोशिका थी और ये 2 भागों में क्या की, टूट गई। तो 2 नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यह जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। तो स्पाइरोगाइरा जो एक शैवाल होती है इसमें खंडन विधि द्वारा प्रजनन आपको दर्शाया गया है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने आगे। तो दोस्तों अभी आपने खंडन प्रक्रिया को देखा था कि तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। आगे है आपका बीजाणु। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बीजाणु में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो बीजाणु फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें हम कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं।
बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मॉस, फर्न आदि में बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक है। तो फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं और जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं। तो दोस्तों यह उसका चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीजाणु जनन होता है, यानी कवक फफूंद में बीजाणु जनन कैसे होता है। यहाँ पर बीजाणु धानी होती है जिसमें अनेक बीजाणु होते हैं और यह जब फूटता है तो बहुत सारे बीजाणु जो होते हैं वो फैल जाते हैं हवा पानी के माध्यम से और नए कवक या फफूंद या नए जीव का जन्म होता है। तो यह विधि जो है यह हमारी कौन सी विधि है? बीजाणु द्वारा जनन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले। तो दोस्तों अगला प्रश्न अगला हमारा है वर्धी या कायिक प्रजनन। ठीक है, तो जब पौधों के वर्धी भाग या कायिक भाग वही होता है जिससे हम नए पौधे का निर्माण कर सके। जैसे जड़ हो गया, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पौधों के वर्धी भाग या वर्धी कायिक प्रजनन द्वारा। ठीक है, तो यह सभी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है अजूबा की पत्ती जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो वर्धी प्रजनन हुआ है वह किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। यह इसकी पत्ती है, इसके पत्तियों पर ही नए पौधे निकलते हैं और फिर यहाँ से अगर इसको आप अलग कर देते हैं या अलग हो जाते हैं तो नए नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा वर्धी प्रजनन। तो वर्धी भागों के द्वारा या पत्ती के द्वारा हो गया, इसी तरह से तनी के द्वारा होते हैं, इसी तरह से जड़ के द्वारा होते हैं। तो दोस्तों अभी आपने वर्धी या कायिक प्रजनन देखा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। आपको बताना है स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है। तो जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो समझ में आ गया स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। स्वपरागण में क्या होता है कि जो आपका पुष्प रहता है, ठीक है, जो पुष्प रहता है तो अगर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? स्वपरागण। या इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब भी स्वपरागण रहेगा। लेकिन इसके जो परागकण हैं वह किसी दूसरे पौधे पर, इसी जाति के दूसरे पौधे पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। यानी आपको चित्र बनाना है एक पुष्प का और उसके जो विभिन्न जनन अंग होते हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक पुष्प और उसके विभिन्न जनन अंगों के। तो दोस्तों यह संरचना है आपके एक पुष्प की जिसमें आप देख सकते हैं पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे नीचे जहाँ से जिस पुष्प निकला रहता है यह आपका पुष्प वृंत हो गया। ठीक है, और जो हरा वाला भाग रहता है वह आपका हो गया बाह्य दल। ठीक है, और उसके बाद सबसे बीच में, पुष्प के सबसे बीच में जो रहता है वह आपका क्या हो गया? सबसे नीचे उस पर अंडाशय। ठीक है, और यह हो गया आपका वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। अगल बगल जो यह संरचनाएं रहती हैं यह सभी आपकी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो इसे पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो कलरफुल भाग रहता है, जो पीला या लाल वाला या जो कलर वाला भाग रहता है वह आपका क्या हो गया? दल हो गया। ठीक है, तो यह एक पुष्प के भाग हैं। ठीक है, जिसको आपको बनाना है। अगर इसका आप अलग चित्र देखना चाहते हैं तो यह रहा अलग अलग पुष्प के विभिन्न भाग। इसमें पुंकेसर कौन सा है, स्त्री केसर क्या है, अंडाशय, पुष्पासन,
दलपुंज, वर्तिका, यह सभी चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो आपको यही चित्र बना, आप इसको थोड़ा कलर में इस तरह से भी देख सकते हैं कि यह जो आपके हैं यह क्या हो गया, पुंकेसर के भाग है जिसपे सबसे ऊपर आपके परागकोश रहते हैं, और यह स्त्री केसर का भाग है जो यहाँ पे अंडाशय है, और उसके बाद वर्तिका है बीच में, और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र रहते हैं। ठीक है, तो यह एक पुष्प का भाग है, तो यही चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो आप वह चित्र बनाइए, यह चित्र बनाइए, और सबसे छोटा भाग आपका यह रहा। तो यह एक पुष्प है जिसका आपको चित्र बनाना है, किताब में भी दिया गया है, तो इन चित्रों को आप किताब से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 आपका, और प्रश्न है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। ठीक है, इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है, और इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यह हमारा अंतर है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब फिर से यहाँ पर आपको बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, तो उत्तर इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल, जिसको हम मेपिल बोलते हैं, जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज तथा मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा द्वारा उड़ उड़कर दूर तक चले जाते हैं। नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय यानी रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज, जो बीज होते हैं, यहाँ पे बीज रहेगा, पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाए जाते हैं। दरअसल पक्षी इन फलों को खाते हैं मगर बीजों को पचा नहीं पाते, और बीट द्वारा बाहर आ जाते हैं और यही बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधों के बीज हुकनुमा होते हैं जिससे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों जैसे मटर हो गया, अरंडी हो गया, रेड़ का पेड़ जिसको बोलते हैं, आदि के फल झटके से फट जाते हैं जिससे बीज इनके प्रकीर्णित हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं और पादप से दूर जाकर गिरते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां हैं। यह तो सभी एक में ही हो गया, लेकिन आप चाहें तो इसको हेडिंग डाल डाल के अलग अलग लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी होगी? तो प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन, ध्यान दीजिएगा वह प्रश्न का उत्तर वहीं पे समाप्त हो गया था, या अथवा करके है, आप उसको लिखिए या इसको लिखिए। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। तो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अब देखते हैं वायु द्वारा कैसे होता है, हेडिंग डाल करके। वायु यानी हवा द्वारा फैलाव। तो कुछ पौधों के बीज पंख युक्त हल्के और बाल जैसी संरचनाएं वाले होते हैं जो हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। उदाहरण के लिए चिलबिल, द्विफल मेपिल, घास, मदार, आक आदि। ठीक है, तो यह हो गया वायु द्वारा। अब आगे है आपका जल यानी पानी से फैलाव। तो कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय यानी रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। ठीक है, अब जानवरों द्वारा फैलाव कैसे होता है? तो कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, जैसे जेंथियम हो गया, यूरेना आदि। और कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो फटने से जिनका फैलाव होता है। तो कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं तथा बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे मटर हो गया, अरंडी यानी रेड़ के बीज। ठीक है, तो यह इस प्रश्न के उत्तर थे। तो आप चाहें तो ऊपर वाला यानी बिना हेडिंग के यह आप लिख सकते हैं, ठीक है, लगातार, और चाहें तो आप हेडिंग लिख लिख कर छोटा छोटा करके यह लिख सकते हैं, और यह जो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा याद करने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो यह हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी पाठों के प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।